गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आपको निशान क्लासेस के ऐप पर भी मिलेगा और यूट्यूब पर भी मिलेगा। ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा था? कार्बन का परिचय पढ़ा, कार्बन की संयोजकता पढ़ी, हाइड्रोजन जोड़ना सीखा, अन्य परमाणु जोड़ना सीखा, विद्युत ऋणता सीखी, सहसंयोजी बंध ध्रुवीय और अध्रुवीय होते हैं, ये सब हमने पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बन की डिग्री स्थिति। तो अब हमारा नया टॉपिक आता है बेटा, है ना? ठीक है ना? कार्बन की डिग्री। ठीक है, कार्बन की डिग्री बोलो या आप चाहें तो इसे स्थिति भी बोल सकते हैं बेटा। ठीक है, तो कार्बन की डिग्री और स्थिति मेरे काम क्या आती है सर पढ़ने से? कई अभिक्रियाएं करने के लिए आपको कार्बन की डिग्री देखनी पड़ती है। कई यौगिकों का नामकरण करने के लिए भी आपको कार्बन की डिग्री देखनी पड़ती है। ठीक है, अब कैसे देखनी पड़ती है? तो कार्बन की डिग्री का मतलब क्या है? एक कार्बन जितने अन्य कार्बन से जुड़ा हो उसके आधार पर डिग्री पढ़ाई जाती है। उसके आधार पर क्या पढ़ाई जाती है बेटा? डिग्री पढ़ाई जाती है। ठीक है, यहां तक हो गया। जैसे सपोज करो आप कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है, अब ये कार्बन देखो आप, हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, अब आप ये बताइए सर कि ये वाला जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? तो उधर वाले एक से जुड़ा है, इधर वाले एक से जुड़ा है, तो इसे बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। तो आप इसे क्या बोलोगे आज से? 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, और समझते हैं कार्बन 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 कार्बन। अब इसमें देखो, आप इस वाले कार्बन पे फोकस करो। ये आगे कितने से जुड़ा है सर? एक से। कितने से जुड़ा है? एक से। तो इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। ये भी आगे एक से जुड़ा है, तो इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। इसकी डिग्री 2 होनी चाहिए क्योंकि ये 2 से जुड़ा है, लेकिन ये तो एक से जुड़ा है ना बेटा, तो इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। ये वाला कार्बन देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन को टच कर रहा है, तो इसकी डिग्री 4 होनी चाहिए। इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1 और इसकी डिग्री 1। ये वाला कार्बन 3 को टच कर रहा है, तो ये 3 डिग्री का होना चाहिए बेटा। और ये कितने का होना चाहिए? 1 डिग्री, 1 डिग्री और 1 डिग्री। क्लियर है? अच्छे से देखो आप। तो कार्बन की डिग्री कैसे समझोगे आप आगे चलकर? एक कार्बन जितने अन्य कार्बन से जुड़ा हो उसी के आधार पर डिग्री बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? डिग्री। ठीक है, अब डिग्री को और अच्छे से समझते हैं। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन का मतलब क्या हुआ सर आगे चलकर? एक कार्बन से जुड़ना। 2 डिग्री का मतलब क्या हुआ? 2 कार्बन से जुड़ना। ठीक है, इसमें क्या बोलेंगे? 3 3
कार्बन से जुड़ना। 4 डिग्री का मतलब क्या हुआ? 4 कार्बन से जुड़ना। क्लियर? डिग्री समझ में आ गई बेटा? अब 1 डिग्री कार्बन को क्या बोलते हैं अपन? तो 1 डिग्री कार्बन को बोलते हैं बेटा प्राथमिक कार्बन। 2 डिग्री को बोलते हैं बेटा द्वितीयक कार्बन। ठीक है? 3 डिग्री को बोलते हैं तृतीयक कार्बन। 4 डिग्री को बोलते हैं चतुर्थ कार्बन। तो इस तरह कार्बन की डिग्री को चेंज करा बेटा हम लोगों ने। ठीक है? यहां तक आई बात समझ में? अब देखो आप, अब जब कार्बन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन भी जुड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल में समझते हैं, CH3 CH2 CH CH3 कार्बन CH3 CH3 CH3। अब कुछ बातें और याद रखनी चाहिए आपको, जैसे कि क्या याद रखूं सर? कि अंतिम कार्बन हमेशा CH3 होता है, याद रख लो। और अगर कोई लाइन के बीच में बैठा है तो वो CH2 होता है। और अगर 3 तरफ से जुड़ा है तो CH होगा, 4 तरफ से जुड़ा है तो C होगा। याद कर लो जल्दी से, क्योंकि ये चीज आपको बार बार काम आएगी। कहाँ? IUPAC नामकरण में भी काम आएगी बेटा आपके। समावयवता पढ़ोगे जब भी काम आएगा। तो नामकरण और समावयवता हम अलग से लेंगे, क्योंकि अभी हमारा मकसद है ऑर्गेनिक में रिएक्शंस को समझना, अभिक्रिया को कैसे करेंगे। तो इन सब को करने के लिए हमें कुछ टॉपिक को लाइन से समझना पड़ेगा। जब आपको YouTube पे ये टॉपिक आप सर्च करोगे तो आपको कोचिंग का जो पहला पोस्टर दिखेगा, उस पोस्टर के बाद आपको एक टॉपिक की लिस्ट मिलेगी बेटा। उस टॉपिक की लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आप इन्हें समझना। ठीक है? चलो अब आगे पढ़ते हैं। अब जैसे सोचो आप, ये कार्बन अकेला है ना? ये कार्बन इससे जुड़ा है तो इसकी डिग्री 1 हो गई, इसकी डिग्री 2 हो गई, इसकी डिग्री 3 हो गई, इसकी डिग्री 4 हो गई। ये आप देखो सर, एंड में है तो ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है बेटा वो कि 1 डिग्री कार्बन बताओ। तो 1 डिग्री कार्बन गिनो कितने? 1 2 3 4 और 5। तो इनकी संख्या 5 है। अब 2 डिग्री कार्बन बताओ। तो 2 डिग्री कार्बन केवल बस यही है बेटा, हाँ या ना? तो ये हो गया 1। 3 डिग्री कार्बन भी कितना है? 3 डिग्री कार्बन 1 है बेटा। 4 डिग्री कार्बन कितना है? 1। अब कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा है, तो आज बात समझ में आई कि हाइड्रोजन की भी क्या होती है सर? डिग्री होती है, यानी हाइड्रोजन के पास भी डिग्री होती है। ठीक है? अब कैसे? कार्बन की डिग्री यानी हाइड्रोजन की डिग्री कैसे पता चलेगी? कार्बन की डिग्री से पता चलेगी बेटा। ठीक है? किससे पता चलेगी? कार्बन की डिग्री से। जैसे ये वाला हाइड्रोजन क्या कहलाएगा सर बोलो? तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। ये हाइड्रोजन क्या कहलाएगा सर? 2 डिग्री हाइड्रोजन। ये 3 डिग्री हाइड्रोजन। 4 डिग्री कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं होता, यानी कि 4 डिग्री हाइड्रोजन केमिस्ट्री में नहीं होगा। ये हो गया कार्बन की डिग्री वाला टॉपिक। अब कार्बन की डिग्री मेरे काम आती कहां पर है? सही है? चलो, तो कार्बन की डिग्री का पहला फायदा हमें मिलता है नामकरण करने में। ठीक है सर, कैसे? चलो नामकरण को समझते हैं। जैसे कार्बन श्रृंखला पर हमने क्या जोड़ा? OH।
आर का मतलब क्या होता है? कार्बन श्रृंखला। कार्बन श्रृंखला पर जब मैंने OH जोड़ा बेटा तो ये बन गया एल्कोहल। क्लियर यहां तक? क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। क्लियर यहां तक? अब ये जो एल्कोहल है इसमें ये देखेंगे कि OH कहां जुड़ा है। क्लियर बेटा यहां तक? अब सोचो इसमें OH कहां कहां जुड़ा है ये बताना है आपको। ये रहा OH और OH जिस कार्बन पर जुड़ा है उसकी डिग्री 3 है। ये रहा OH और जिस कार्बन पर जुड़ा है उसकी डिग्री 2 है, क्योंकि OH जिस कार्बन पर जुड़ा है उसके दाएं बाएं 2 कार्बन और हैं। तो 2 कार्बन से बना सर कौन सा? द्वितीयक। ये रहा OH और ये बन गया 1 डिग्री। ये OH अकेला है, इस कार्बन से आगे कोई नहीं जुड़ा, तो इसे हम 0 डिग्री कह देंगे। कह देंगे, ठीक है। अब OH को तो क्या बोलते हैं? एल्कोहल। और OH से जुड़ा कार्बन है 1 डिग्री। 1 डिग्री को आपने थोड़ी देर पहले क्या सीखा था? प्राथमिक। OH का नाम बोलो तो एल्कोहल। तो इस तरह नाम तैयार हुआ बेटा प्राथमिक एल्कोहल। इसका नाम क्या हुआ सर? द्वितीयक एल्कोहल। इसका नाम क्या हुआ बेटा? तृतीयक एल्कोहल। हाँ या ना? क्लियर यहां तक? और इसे हम सबसे छोटा एल्कोहल बोल देंगे मेथिल एल्कोहल। अब सर ये मेथिल एथिल नाम कहां से आया? तो इसके बाद वाला टॉपिक हमारा होगा बेटा, ठीक है, कौन सा होगा? ध्यान से समझना। अभी मैंने कार्बन की डिग्री पढ़ाई, अब मैं आपको हाइड्रोकार्बन यौगिकों के बारे में कुछ पढ़ाता हूँ। हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं 3 प्रकार के, कुछ अलग अलग टाइप से अलग अलग होते हैं बेटा इनके। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं 2 प्रकार के। एक जिनमें पहला कार्बन और अंतिम कार्बन दूर दूर हो और फ्री हो, तो ऐसे यौगिकों को कहते हैं सर अचक्रीय, ठीक है। और दूसरे टाइप के जिनमें पहला कार्बन और अंतिम कार्बन जुड़ जाए तो इन्हें कहते हैं चक्रीय, ठीक है बेटा। अचक्रीय यौगिकों को कहते हैं एलिफेटिक। क्या नाम दिया है इन्हें? एलिफेटिक नाम दिया है केमिस्ट्री में। अब अचक्रीय यौगिकों को हमने बांटा फिर से 2 भागों में, जिनमें से एक को कहते हैं संतृप्त और दूसरे को कहते हैं असंतृप्त, ठीक है। संतृप्त जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, और असंतृप्त जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड डबल हो और ट्रिपल बॉन्ड हो बेटा, ठीक है।
अब अगर सिंगल बॉन्ड है तो ऐसे यौगिकों को एल्केन बोलते हैं, और डबल बॉन्ड हो तो ऐसे यौगिकों को एल्कीन बोलते हैं, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो इनको एल्काइन कहते हैं। ठीक है, अगर एल्केन शब्द को अलग करके लिखें तो क्या आता है, एल्क प्लस एन आता है। एल्कीन को तोड़ के लिखें तो एल्क प्लस इन आएगा, और एल्काइन को तोड़ के लिखो तो एल्क प्लस आइन आएगा। अब ये जो एन, इन और आइन है, ये पता है किसको बताते हैं? एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, इन का मतलब है डबल बॉन्ड, और आइन का मतलब है बेटा ट्रिपल बॉन्ड। आई क्या बात समझ में? अब एल्क किसे बताता है? कार्बन की संख्या को बताता है। एल्क किसे बताता है? कार्बन की संख्या को। तो कुछ बातें अलग से 2 पेज पे चलेंगे, है ना। तो सबसे पहले लेते हैं सर, इधर आ जाओ आप, कि एल्क क्या है? एल्क है कार्बन की संख्या का नाम। क्या है बेटा? एल्क कार्बन की संख्या का नाम है। जो एक कार्बन हो, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ठीक है, जैसे 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? एक को कहा जाता है मेथ, 2 को कहा गया एथ, 3 को कहा गया प्रोप, 4 को कहा गया ब्यूट, 5 को कहते हैं पेंट, 6 को कहते हैं हेक्स, 7 को कहते हैं हेप्ट, 8 को कहते हैं ओक्ट, 9 को कहते हैं नॉन, 10 को कहते हैं डेक। तो कोशिश करो इनको याद रखने की, ठीक है बेटा। तो याद कर लेंगे इनको, कि हमने अभी एल्केन पढ़ा, फिर हमने एल्कीन पढ़ा, और हमने एल्काइन पढ़ा बेटा, ठीक है। एल्केन कौन होते हैं? जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। एल्कीन कौन है? जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। एल्काइन कौन है? जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। इसको अलग करके लिखा तो क्या आया? एल्क प्लस एन आया। इसको अलग करा, एल्क प्लस इन आया। इसको अलग करा, एल्क प्लस आइन आ गया। क्लियर है? अब एल्केन कहीं ना कहीं से तो उत्पन्न हुआ है, तो इसका फॉर्मूला बनाया CnH2n+2, ठीक है। आगे बेटा बात समझ में? ठीक, इसे याद रखना है ना। और दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। अभी अपन एक और फॉर्मूला समझते हैं। एल्कीन का फॉर्मूला क्या है सर? CnH2n। इनको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं बेटा, ठीक है, हो गया। अब एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2,
ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब सोचो बेटा, इन फॉर्मूलों में क्या बात अच्छी है। देखो आप, कार्बन की संख्या से दुगना हाइड्रोजन और दुगने में दो क्या करना है, जोड़ देना है, हाँ या ना। इसमें आप कार्बन की संख्या से दुगना बोल दो बेटा और दुगने से दो कम करके बोल दो। ठीक है, फॉर्मूले याद कर लो जल्दी से। एल्केन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n प्लस 2 और इसका फॉर्मूला CnH2n। क्लियर यहां तक? चलो अब आगे पढ़ते हैं, अपन नए पेज पे चलते हैं बेटा, है ना। ठीक है, अब हमें फॉर्मूले याद हो गए, है ना। क्या क्या याद हो गए फॉर्मूले सर? एल्केन का फॉर्मूला और एल्कीन का फॉर्मूला और एल्काइन का फॉर्मूला। ठीक है, CnH2n प्लस 2, इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n, इसका फॉर्मूला CnH2n माइनस 2। ठीक है, ध्यान से समझना है ना बेटा। ठीक, देखो आप, ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। तो ये फॉर्मूले किस किस के हो गए बेटा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब देखो आप, एल्केन में आपको जो पहला यौगिक है वो एक कार्बन वाला मिलेगा। एल्कीन में क्योंकि हमें पता है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड होने के कारण पहला सदस्य दो कार्बन वाला। एल्काइन क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए बेटा, दो कार्बन वाला सदस्य चाहिए होता है। अब इसका पहला सदस्य कौन है, CH4, अगला सदस्य C2H6। देखो H6 कैसे आया, दो का दुगना करो 4, 4 में दो हमारी तरफ से जोड़ो तो कितने हो गए 6, C3H8, C4H10, C5H12। ठीक है, चलो इसको बनाते हैं। इसके क्या बनेंगे, C2H4, दो का दुगना 4, C3H6, C4H8, C5H10। क्लियर यहां तक? अब इधर देखो बेटा, ध्यान से समझना है ना। C2H2, C3H4, C4H6, C5H8। अब इनके नाम बनाते हैं। एल्केन में आपको सरनेम क्या लिखने को बोला था बेटा, एन। एल्कीन में आपको क्या जोड़ने को बोला था, इन। और एल्काइन में क्या जोड़ने को बोला था, आइन। ठीक है, अब एक कार्बन को आपने मेथ बोला था, याद करो आप, हाँ या ना, मेथ। तो मेथ प्लस एन, तो नाम बना मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ठीक है, अब दो कार्बन है, डबल बॉन्ड है, तो क्या नाम बनेगा इसका, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। अब ट्रिपल बॉन्ड आने पर हमें नाम में ये जोड़ना था, यानी एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। क्लियर है?
अब इन सब के सूत्र में से अगर हम एक एक हाइड्रोजन कम कर दें बेटा, तो इन्हीं नाम में आपको इल लगा दो तो उसका नामकरण समझ में आ जाएगा। जैसे हम एक को समझते हैं सर यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये मैं पढ़ा ही रहा हूं आपको, जैसे इसी में ले लेते हैं, है ना। देखो आप, इसको हमने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, मेथेन। लेकिन सपोज करो कि मुझे कभी इसका नाम बनाना पड़े तो क्या बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा मेथ प्लस इल, तो नाम बन जाएगा मेथिल। ठीक है, इस तरह इनके नाम बनते हैं बेटा, आगे पढ़ाया जाए, ठीक है। अब हमारे पास एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आने लगे समझ में, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास बंध विखंडन, ठीक। बंध विखंडन क्या चीज है सर, ठीक। या फिर बंध विखंडन से पहले आपको मैं बंधों की क्वालिटी पढ़ा देता हूं, जैसे सिग्मा बंध कौन होता है, पाई बंध कौन होता है। तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं सर, टॉपिक है हमारा सिग्मा और पाई बंध। उसके अलावा हम पढ़ रहे हैं सर कार्बन पर संकरण, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ रहे हैं सर कार्बन की आकृति, ठीक। फिर उसके बाद हम पढ़ रहे हैं सर बंध कोण, फिर हम पढ़ेंगे बेटा कार्बन की विद्युत ऋणता, फिर हम पढ़ेंगे S और P कक्षक के लक्षण, इन सब चीजों को अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो ऑर्गेनिक अभिक्रिया यानी ऑर्गेनिक में आपको अभिक्रिया करना बहुत आसान हो जाएगा बेटा, ठीक है। यहां तक आगे बात समझ में, चलो अब देखते हैं अपन, ठीक। कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब डबल बॉन्ड वाला कार्बन कहीं भी हो बेटा, आपको समझना है, कल को ये नहीं बोलना कि सर ये चीज मैंने यहां पर देखी तो गड़बड़ कर दी। इन सब में देखो आपकी कार्बन डबल बॉन्ड वाले हैं, ये चीज सीखनी है हमें, है ना। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला हो या वो कार्बन से जुड़ा हो पर ट्रिपल बॉन्ड तो है ना बेटा, इस तरह की चीजों को समझो, ठीक है। चलो अब आगे समझते हैं। कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इसकी प्रकृति सिग्मा होती है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। अब एक कार्बन पर आपसे पूछे कि सिग्मा बंध कितने हैं, तो 4 सिग्मा बंध, ठीक है। सिग्मा बंध पता चल गया, 4 सिग्मा बंध से संकरण होता है sp3, संकरण पता चल गया। sp3 की आकृति होती है बेटा चतुष्फलक, ठीक है। आकृति क्या होती है, चतुष्फलक। बंध कोण होता है 109 डिग्री और 28 डैश, ठीक है। कार्बन की विद्युत ऋणता, अब sp3 में देखो S और P के लक्षण बताओ, तो S 25% हुआ,
और P 75%। परसेंट समझ में आया बेटा? नहीं आया, दोबारा देखो। sp3 में टोटल s एक बार है और p कितनी बार है? 3 बार। तो 4 जनों में जब आप 100 रुपए के बांटोगे तो 25 रुपए इसको मिलेंगे और इन तीनों को मिलेंगे 75 रुपए। तो 25% और 75%, ठीक है। चलो, डबल बॉन्ड होने पर सिग्मा पाई, ठीक है, सिग्मा सिग्मा और पाई। तो कार्बन पर संकरण अगर हमसे पूछे तो क्या बोलेंगे बेटा? sp2। ठीक, सिग्मा बंध पूछे कार्बन पर तो कितना आएगा? 3 सिग्मा बंध। sp2 की आकृति समतल त्रिकोण। समतल त्रिकोण कैसी सर? पराठे जैसी बेटा। जैसे मम्मी पराठा बनाती है ना घर पे, इस तरह से पराठे जैसा बेटा। ये हो गया त्रिकोण, ठीक है। उसके बाद S के लक्षण देखो तो आंसर आया 33% और P के लक्षण आए बेटा 67%, ठीक है। ये याद रखना है आपको। बंध कोण अगर बात करें, बंध कोण तो 120 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। चलो, इसे यहां से हटा दो, ठीक है। अब इधर आए, कार्बन पर अगर सर इस तरह का स्ट्रक्चर है तो सिग्मा सिग्मा पाई और पाई, ठीक है, सिग्मा सिग्मा पाई और पाई, ठीक है बेटा। तो कार्बन पर सिग्मा बंध 2 है, सिग्मा बंध से संकरण sp आता है। sp की आकृति सरल रेखा, बंध कोण 180 डिग्री, क्लियर। S कक्षक और P कक्षक के लक्षण बेटा, तो S कक्षक के लक्षण आए 50%, P कक्षक के लक्षण आए 50%। इस तरह से हमने क्या क्या सीखा? सिग्मा बंध, पाई बंध सीखा बेटा, आकृति सीखी, बंध कोण सीखा, विद्युत ऋणता नहीं पढ़ाई अभी। sp कक्षक का परसेंटेज देखा है। अब इधर देखो आप, है ना। अब हमें क्या चाहिए बेटा? इसमें कार्बन की विद्युत ऋणता भी समझनी है ना। तो देखो आप, ऊपर से समझते हैं। तो जब हम वहां से इधर आ रहे हैं तो देखो आप, आपको क्या पता चलेगा? कार्बन पर पाई बंध बढ़ रहे हैं, इसमें पाई बंध एक भी नहीं है, इसमें पाई बंध एक है, इसमें पाई बंध 2 है, ठीक है। और S कक्षक के लक्षण भी बढ़ रहे हैं, देखो आप। और S कक्षक के लक्षण बढ़ेंगे तो बेटा नाभिक के पास में होता है S कक्षक, आपने परमाणु के अंदर पढ़ा है। तो S कक्षक अगर परमाणु के पास होगा तो उसमें आकर्षण बल ज्यादा लगेगा, और आकर्षण बल को ही विद्युत ऋणता कहते हैं। तो उधर से इधर आने पर क्या हो रहा है सर? विद्युत ऋणता बढ़ेगी। विद्युत ऋणता बढ़ेगी तो बेटा ध्यान से समझना है ना, ठीक है। विद्युत ऋणता बढ़ेगी तो सर क्या होगा बेटा? प्लस माइनस आएगा। क्या आएगा? प्लस माइनस। तो कार्बन पर माइनस ज्यादा आएगा और हाइड्रोजन पर प्लस ज्यादा आएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि हमारे को सर इसी अभिक्रिया में पढ़ाना है। जैसे सपोज करो हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन। अब इस कार्बन की आपने क्या पढ़ी है बेटा? अभी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है सर। विद्युत ऋणता ज्यादा होगी तो कार्बन पर माइनस आएगा और हाइड्रोजन पर प्लस आएगा।
जब ये यहां से टूटेगा तो H प्लस देगा, और H प्लस देने वाले को क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो क्या सर कार्बन पर संकरण बढ़ेगा, यानी पाई बंद बढ़ेंगे तो अम्लीय गुण भी बढ़ेंगे क्या? सर ये तो यही कह रहा है। इसका मतलब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में से कार्बन की विद्युत ऋणता ज्यादा किसकी होती है? एल्काइन वाले की। और एल्काइन से जुड़े कार्बन पर हाइड्रोजन, एल्काइन वाले कार्बन पर जुड़ा हाइड्रोजन आपको आसानी से हटाया जा सकता है। ये आपको पढ़ने को मिल रहा है बेटा। क्लियर? यहां तक आई बात समझ में? ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। क्या सर ये वाकई में पॉसिबल है क्या कि अधिक विद्युत ऋणता वाले तत्व से जुड़ा हाइड्रोजन अम्ल होता है? चलो ट्राई करते हैं सर। देखें आज क्या हमने ये चीज कहीं पढ़ी है क्या सर? क्यों नहीं पढ़ी बेटा? देखो आपने HNO3 पढ़ा, क्या पढ़ा आपने? HNO3। आपने H2SO4 पढ़ा, आपने H3PO4 पढ़ा, H2CO3 पढ़ा। इनके चित्र से समझने की कोशिश करेंगे बेटा। हमने HCl पढ़ा बेटा, हमने HF पढ़ा, हमने CS3COOH पढ़ा, हमने एल्कोहल के बारे में पढ़ा। ठीक है, और कौन सा? और भी देख लो बेटा। हमने फिनोल के बारे में पढ़ा, फिनोल। इनके चित्र बनाकर बताता हूं आपको। HNO3 का चित्र कैसा होता है बेटा? आज आपको बहुत अच्छी बात समझ में आएगी। ठीक है, आप देखो इन सब में सर आपने हाइड्रोजन को उससे जोड़ रखा है जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है। देखो बेटा, ऐसे नहीं, पढ़ाई लिखाई को ढंग से पढ़ो, उसका कचरा मत करो। और जब पढ़ाई लिखाई वाकई में समझ में आएगी तो फिर आपके पढ़ने का फायदा है। नहीं तो पढ़ाई लिखाई का मार्केट में कचरा कर रखा है, और बहुत से टीचर तो सर उटपटांग तरीके से पढ़ा रहे हैं बेटा। अब आप इनमें देखो कमाल की बात क्या है। आपने हाइड्रोजन को किससे जोड़ रखा है? नोटिस करो आप। हाइड्रोजन जुड़ा है ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के साथ, या कार्बन कौन सा? ट्रिपल बॉन्ड वाला। सर ऐसा तो लिया ही नहीं आपने। ले लेते हैं बेटा उदाहरण। ऐसी क्या बात कर दी आपने? ये साइनाइड ले लिया सर आपने। इसको दोबारा बना देते हैं। देखो आप, 1 2 3, और देखो आप, 1 2 3। ठीक है, अब बताओ इसमें जब ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है तो उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है बेटा। तो ये सब आपने जो पढ़े हैं, ये इस तरह के स्ट्रक्चर वाले बेटा, इनकी विद्युत ऋणता हमेशा ज्यादा होती है, और जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है उससे जुड़ा हाइड्रोजन H प्लस का होता है। और H प्लस का हाइड्रोजन केमिस्ट्री में क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। बोलो हाँ या ना? गलत है क्या? सही है? क्या आपने इसे अम्ल बोला इसलिए, इसे भी अम्ल बोला इसलिए, इसको अम्ल बोलते हो आप,
क्यों बोलते हैं सर, कभी बताओ तो सही। ये देखो आप, इसको भी अम्ल बोलते हैं। ये देखो आप, इसको अम्ल बोला, इसको अम्ल बोला, इसको अम्ल बोला, इसको अम्ल बोला। इन सब उदाहरण में आप गौर करके देखो क्या समझ में आता है। देखो बेटा, तसल्ली से देखो, क्या इन सब में हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणता वाले तत्वों से जुड़ा है क्या, जिनकी विद्युत ऋणता ज्यादा है? सोच के देखो, क्या इन सब की अभिक्रिया कराना मेरे लिए आसान होगा अगर मुझे ये चीज पता होती कि उच्च विद्युत ऋणता वाले तत्व से जुड़ा हाइड्रोजन कैसा होता है? अम्ल की तरह होता है। किसकी तरह होता है? अम्ल की तरह होता है। तो क्या ये सब मेरे लिए बेटा सोच के बताओ किसकी तरह काम कर रहे हैं? अम्ल की तरह, हाँ या ना? बोलो बेटा, हाँ या ना? ठीक है, पक्का? अब अगर ये अम्ल है बेटा तो सोचो आप, हाँ या ना? अगर ये अम्ल है तो इसकी क्रिया हम किससे करा सकते हैं? इसकी क्रिया हम करा सकते हैं किससे बेटा? क्षार से। सोच के देखो आप, हाँ या ना? अब क्षार के बारे में क्या जानते हैं? वर्ग 1, हेलिना की रफ से फरियाद। हेलिना की रफ से फरियाद, उसमें हाइड्रोजन और लिथियम को हटा दो। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं बेटा कुछ अलग से। सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, कुछ याद आया? वर्ग 2 याद आया कुछ? मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रांशियम, ये वर्ग 1 और वर्ग 2 होते हैं जिन्हें केमिस्ट्री में आपने कई बार किसकी तरह सोचा और पढ़ा? क्षार की तरह सोचा और पढ़ा। तो जब ये सब अम्ल हैं तो इन सब की क्रिया क्षार से या क्षार जैसे गुण रखने वाले किसी यौगिक से कराई जा सकती है क्या बेटा? सोच के देखो आप लोग पढ़ाई लिखाई को किस नजरिए से देखते हैं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन पढ़ाई लिखाई को अगर सही डायरेक्शन में पढ़ोगे, समझोगे, तो पढ़ाई लिखाई सरल है। वाकई में पढ़ाई लिखाई सरल है अगर आप हर चीज को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे तो। ठीक है, ऑर्गेनिक से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस थोड़ा बहुत अपने पढ़ने का तरीका और पढ़ने का लेवल चेंज करो। मार्केट में सर पढ़ाई लिखाई का कचरा कर दिया है। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हर चीज को डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, रटा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, रटा रहे हैं। रटो, बच्चा जब समझ सकता है पढ़ाई को तो रटे क्यों बेटा? आज सर हो क्या रहा है कि कोई भी डेरिवेशन है, सपोज करो फिजिक्स में, तो वो डेरिवेशन का डायरेक्ट आंसर निकाल कर क्या सिखा रहे हैं कि इसे याद कर लो। अब उसे डेरिवेशन ही समझ में नहीं आ रहा, वो डेरिवेशन कर ही नहीं पा रहा, तो क्या डेरिवेशन का डायरेक्टर याद रख लेगा क्या? अब उन्हें सर जब क्लास में वो सूत्र समझा करके उससे रिलेटेड सवाल कराते हैं तो उस समय तो आ जाते हैं क्योंकि वहां पे फॉर्मूला लिखा रहता है और आपको वही चीजें लिखनी पड़ती है। सही है सर, लेकिन जब बाद में कुछ दिनों बाद उस फॉर्मूले का यूज करना होता है तो उसे नहीं आ रहा है बेटा। ये चीज पेरेंट्स को भी सोचनी चाहिए कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम को फाइट कब कर सकता है बच्चा? जब उसका धरातल मजबूत होगा। कोई भी मकान कब अच्छे से टिका रहेगा? जब मकान की नींव अच्छे से रखी जाए। तो यही चीज आपको समझनी है कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ो तो उस टॉपिक के बारे में ये देखो कि वो हमसे क्या चाहता है और वो टॉपिक मुझे क्या सिखाने की कोशिश करता है। तो आपके पढ़ने का फायदा है और आपको क्वेश्चन आंसर करने का फायदा मिलेगा।
क्या इन सब यौगिकों की अभिक्रिया में करा सकता हूं क्या सर? बोलो, करा के बताऊं? चलो करके देखते हैं। ठीक है, घबराना नहीं है, अभिक्रिया को समझो आप, रट्टा मत मारो बेटा। वैसे भी मैंने कहा ना, पढ़ाई लिखाई का कचरा हो रहा है। HNO3 H2SO4 H3PO4 H2CO3 हाइड्रोजन साइनाइड HC ट्रिपल बॉन्ड H। ठीक है, थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं। CH3COOH CH3CH2OH बेंजीन वाले पर OH HC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आप इन सब की अभिक्रियाएं किसी भी क्षार से करा दो बेटा। ठीक है, चलो कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसकी क्रिया कराई मैंने किसके साथ? NaOH के साथ। इसकी क्रिया कराई मैंने 2 सोडियम के साथ। इसकी क्रिया कराई मैंने 3 पोटेशियम के साथ। इसकी क्रिया कराई कैल्शियम के साथ। इसकी क्रिया कराई KOH के साथ। इसकी क्रिया कराई एक NaOH के साथ। इसकी क्रिया कराई मैंने KOH के साथ। इसकी क्रिया कराई सोडियम के साथ। इसकी क्रिया कराई सोडियम के साथ और इसकी क्रिया कराई कैल्शियम के साथ। क्या ये सब अभिक्रियाएं हमारे लिए कठिन है क्या? है? नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है सर, हमने ये सीखा है कि पीले कलर से जो भी लिखे हैं वो सब अम्ल हैं। पीले कलर से आपको जो भी दिख रहा है यहाँ पर वो सब क्या है? हमारे लिए अम्ल हैं। और अम्ल किससे क्रिया करते हैं सर? क्षार से। तो गलत क्या है सर? गलत क्या है बताओ आप? क्या आपको इन अभिक्रिया करने में अभी भी डर लग रहा है क्या? हाइड्रोजन की जगह क्षार का प्लस वाला भाग चला जाएगा। तो क्या आंसर आया सर यहाँ पर? ठीक है, यहां पर आंसर आया बेटा मेरे पास NaNO3 और साथ में बना H2O। अब यहां पर सोडियम धातु अकेला है तो वो हाइड्रोजन को मुक्त कर देगा। सर ये कहां पढ़ा मैंने? ये बचपन से पढ़ा है सर आप लोगों ने कि अम्ल वो होते हैं जो धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। पढ़ा सब है बेटा, बस उस पढ़ाई का उपयोग सही से करो। ठीक है, यहां पर 3 हाइड्रोजन भाग जाएंगे तो K3PO4 आएगा और 3 हाइड्रोजन को अपन क्या लिख सकते हैं? 3/2 H2 लिख सकते हैं। समझ में आया 3/2 कैसे लिखा? 3/2 का मतलब 1.5 होता है, 1.5 को 2 से गुणा करो 3 हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम की संयोजकता 2 है आपको पता है, तो वो अकेला 2 हाइड्रोजन को भगा सकता है। CaCO3 प्लस H2। यहाँ क्या बनेगा सर आपके पास? KCN बनेगा, पोटेशियम साइनाइड सबको पता है, और HOH बनेगा। ठीक है, इसमें क्या बनेगा? एक ही लिया है तो एक तरफ का हाइड्रोजन हटा दो, तो ये उधर गया, ये इधर आया, क्या बना सर? NaC ट्रिपल बॉन्ड CH और साथ में बना HOH। ठीक है, इस अभिक्रिया को करके बताओ सर, है ना? ठीक है, इस अभिक्रिया को क्या आएगा? इधर का हाइड्रोजन इधर और इधर का पोटेशियम इधर बेटा, तो क्या आया आंसर? CH3COOK प्लस HOH आंसर बेटा। ठीक है, ये इधर आ गया, ये इधर भाग गया, आंसर क्या आया सर? CH3CH2ONA प्लस
1/2 H2। सर ये यहां चला जाएगा, वहां से ONA 1/2 H2। अब कैल्शियम की पावर या संयोजकता 2 होती है, तो वो इधर से भी हाइड्रोजन हटाएगा, इधर से भी हाइड्रोजन हटाएगा, तो क्या बना C∼C। इधर से जोड़ो तो कैल्शियम, इधर से जोड़ो तो कैल्शियम, CaC। ये बन गया CaC2। इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। क्या बोलते हैं बेटा? कैल्शियम कार्बाइड। इन सब अभिक्रियाओं को करना मेरे लिए आसान कैसे हुआ, यही चीज आपको सोचनी है। क्योंकि ये सब अभिक्रियाएं मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मैंने ये सोचा, याद रखा कि जब हाइड्रोजन अधिक विद्युत ऋणता वाले से जुड़ा होता है, किससे जुड़ा हो बेटा, दोबारा बताओगे आप? अधिक विद्युत ऋणता वाले से। देखो सर आप अच्छे से देखो, तो अधिक विद्युत ऋणता वाले से जुड़े हाइड्रोजन में कौन से गुण आते हैं? अम्ल के। और अम्ल की क्रिया किससे कराई जाती है? क्षार से। तो क्या ये अभिक्रियाएं आप भी कर सकते थे? हाँ सर कर सकता था, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस कब आता है? जब हमें पूरी नॉलेज होती है। ठीक है, क्लियर यहां तक बेटा? आगे पढ़ाया जाए। अब आगे पढ़ाता हूं मैं बंध विखंडन। क्या पढ़ रहे हैं हम? बंध विखंडन। क्लियर? तो जब हम किसी यौगिक के बंध को तोड़ते हैं तो इसे बंध विखंडन कहते हैं। तो हमारा नया टॉपिक क्या आया बेटा? है ना? ठीक है, बंध विखंडन। किसी भी अणु में दो परमाणुओं के बीच में जो बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को क्या करना है? तोड़ना है, उसे तोड़ना है। तो इसे कहा जाता है बंध विखंडन। क्या कहा जाता है बेटा? बंध विखंडन कहा जाता है। क्लियर यहां तक? आगे पढ़ाया जाए। चलो, तो बंध विखंडन होता है कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। यानी हम इसे ऐसे समझे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक लाइन है, उसे हम बंध बोलते हैं। ठीक है, ये लाइन किसको बताती है बेटा? बंध को। अब हम इस बंध को क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं बेटा। क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसे क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो बंध को तोड़ना ही क्या कहलाता है? बंध विखंडन। क्या कहलाएगा? बंध विखंडन। अब बंध विखंडन कितने प्रकार का बेटा? 2 प्रकार का। पहला समांश बंध विखंडन और दूसरा विषमांश बंध विखंडन। समांश का मतलब होता है सम प्लस अंश। अर्थात बराबर से टुकड़े हो उसे बोलते हैं समांश अंश। और विषमांश का क्या मतलब निकला? विषम प्लस अंश। जब टुकड़े एक जैसे हो तो समांश विखंडन, और टुकड़े अलग अलग हो तो बेटा विषमांश बंध विखंडन। जैसे क्लोरीन क्लोरीन, दोनों क्लोरीन के बीच में ये इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों क्लोरीन अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो गए। ठीक है, दोनों क्लोरीन अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो गए बेटा। खत्म। अब देखो आप, तो ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर यहां बैठा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां। ये इलेक्ट्रॉन क्या है सर?
ये अयुग्मित है। अयुग्मित कैसे है? क्योंकि ये पहले जोड़े में था लेकिन अब जोड़े में नहीं है। तो इस तरह की संरचना को, ठीक है, इस तरह की संरचना को कहा जाता है बेटा मुक्त मूलक। क्या कहा जाता है बेटा? मुक्त मूलक। ये होते हैं फ्री रेडिकल। क्या होते हैं? फ्री रेडिकल। ठीक है, अब इधर आ जाए आप। ये रहा H और Cl, इन दोनों के बीच में भी ये कौन है सर? इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है कि क्लोरीन की विद्युत ऋणता किससे ज्यादा है? हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता तो 2.1 होती है और क्लोरीन की विद्युत ऋणता लगभग 2.9 होती है, तो 2.9 ज्यादा होता है। तो आकर्षण बल क्लोरीन में ज्यादा है, किसके तुलना में? हाइड्रोजन की तुलना में क्लोरीन में ज्यादा है। तो आपको पता होगा कि ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ खिसकेगा? क्लोरीन की तरफ। तो हाइड्रोजन पे प्लस आएगा और क्लोरीन पर माइनस आएगा। अब इस तरह इन दोनों का बंटवारा हुआ अलग अलग। क्या हुआ बेटा? बंटवारा अलग अलग। ठीक है, समझ में आई बात यहां तक? अब इस तरह ये बना सर, इस तरह बना ये वाली चीज मेरे पास धन आयन, और ये वाला बना बेटा मेरे पास ऋण आयन। तो धन आयन को अब ये याद रखना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक में धन आयन ऋण आयन का नाम अलग चलता है और इनऑर्गेनिक में तो आप धन आयन ऋण आयन बोलते हो। धन आयन को आप केटायन भी बोलते हो और ऋण आयन को एनायन बोलते हैं, ये तो पता है ना? कैसे बोलते हैं सर? क्योंकि धन आयन कहां जाता है? विद्युत क्षेत्र में धन आयन कैथोड पे जाता है, इसलिए इसको केटायन बोलते हैं। ऋण आयन कहां जाता है बेटा? एनोड पर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एनायन। अब सोचो बेटा, तो धन आयन को ऑर्गेनिक में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही। और ऋण आयन को कहा जाता है नाभिक स्नेही। क्लियर यहां तक? अब मेरे को समझ में आया कि अभिक्रिया में 3 चीजें काम की होती है। पहला मुक्त मूलक, मुक्त मूलक। दूसरा धन आयन इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाता है और ऋण आयन नाभिक स्नेही कहलाता है। अब हम इसके सेकंड पार्ट में, ये सेकंड पार्ट अब खत्म हुआ हमारा, इसके आगे वाले भाग में हम पढ़ेंगे आक्रमण करने वाली संरचना और आक्रमण करने वाली जगह। ठीक है बेटा, आक्रमण करने वाली संरचना। इस जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम टुकड़ों में पढ़ेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और जो भी टुकड़ा हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड आपको जो भी पोस्टर होगा यूट्यूब पर या निशान कोचिंग के चैनल पर, ठीक है, तो आपको उसमें पोस्टर में ये दिखा रहेगा लिखा हुआ कि इस पार्ट में हमने ये टॉपिक कवर करे और सेकंड पार्ट में ये टॉपिक कवर करे, थर्ड पार्ट में हम इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण को पढ़ेंगे। तो आपको इसी तरह अगर ऑर्गेनिक अच्छे से समझनी है तो यूट्यूब चैनल जो भी निशान क्लासेस का है उसे फॉलो करें और आपको इस तरह जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी। ओके बेटा, और ध्यान से पढ़ो, पढ़ाई को कचरा मत करो। पढ़ाई को अगर समझना है तो हर टॉपिक क्या कहता है, उस टॉपिक से क्या क्या सीखने को मिलता है, इन सब चीजों पर ध्यान दीजिए। ठीक है बेटा? ओके।